हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स प्लस जीके के। ये आपके वर्ष 2023 और 24 से लिए गए क्वेश्चन है। इसमें हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपके आगामी एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले इस तरीके के 2 पार्ट आ चुके हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। देखते हैं क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कलाशा बंडूरी परियोजना का संबंध किस राज्य से? ये शब्द बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत समय से और लगातार चर्चा में रहती है कलाशा बंडूरी परियोजना। तो इसका संबंध है कर्नाटक से। ये 2 शब्दों से बनी है, कलाशा और बंडूरी। तो कर्नाटक की 2 सहायक नदियां हैं, ये कलाशा और बंडूरी, जो कि महादेई नदी में जाकर मिलती हैं। और ये जल विवाद बना रहता है 3 राज्यों में, विशेष तौर पर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तीनों ही एक दूसरे से अपनी सीमाओं को साझा करते हैं और विशेष तौर पर इनमें जल से रिलेटेड विवाद बना रहता है। तो अभी वर्तमान में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धरमैया सीएम है, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है, उन्हीं के पास ये मंत्रालय है जल विवाद का। तो उसको सुलझाने से संबंधित चर्चा इससे होती ही रहती है, कलाशा बंडूरी से। तो ये परियोजना आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। पिछले समय भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, ये लक्ष्मी सिंह है, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुई हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? ई स्पोर्ट्स क्या होता है? यह आपका जो ऑनलाइन गेमिंग होता है, इसी को ई स्पोर्ट्स कहा जाता है। तो अपने प्यारे भारत देश ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट और खेल मंत्रालय के अंतर्गत अब इसको मान्यता दे दी है। पहले इस तरीके के जो ऑनलाइन गेमिंग थे, इनको भारत सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन अभी 2023 में भारत सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट और खेल मंत्रालय के अंतर्गत दर्जा दिया है। और देख सकते हैं आप, ई स्पोर्ट्स यानी कि ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज्यादा दिनों दिन इसका चलन बढ़ता जा रहा है। अभी एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी थी, वो भी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी। वो भी ई स्पोर्ट्स बनाती है। कई कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो इन तरीके के गेम्स डेवलप करती हैं। फ्यूचर गेमिंग क्यों चर्चा में आई थी? क्योंकि उसने 1300 करोड़ से अधिक के बॉन्ड्स खरीदे थे और बीजेपी पार्टी को दान दिए थे। और उसके बाद ही ये घटना, शायद इसीलिए इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि इतना ज्यादा बेनिफिट कमा रही हैं, उनको खेल मंत्रालय के अंतर्गत डाला हो सकता है। लेकिन आपको ये जानना है ई स्पोर्ट्स क्या है, और स्पोर्ट्स इवेंट या खेल मंत्रालय के अंतर्गत अभी भारत सरकार ने इसको मान्यता दी है। यहां पर हमने ऐड किया है ई स्पोर्ट्स क्या है। तो ई स्पोर्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग को एक दर्शक खेल में बदल देता है। इसका अनुभव एक पेशेवर खेल आयोजन देखने के समान है। इसमें दर्शक वीडियो गेमर्स का एक आभासी वातावरण में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए देखते हैं। आपने देखा है, जैसे कि सबसे ज्यादा पबजी चर्चा में रहा गेम एक, उसको आजकल यूट्यूब पर भी खेलते हैं लोग, तो उनको भी बहुत से लोग देखते हैं। उनकी भी व्यूवरशिप बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा उसमें भी लोग वाग अपना कर रहे हैं फ्यूचर का। तो उसको देखने वालों की संख्या भी इस तरीके से बन गई है। पबजी में भी टीम बन जाती है, उनको देखने वालों की संख्या भी होती है। जिस तरीके के रियल गेम को देखा जाता है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उसी तरीके से ऑनलाइन गेम खेले जाते हैं, उनको भी देखा जा रहा है आजकल। देखा है हमने। यहां पर तीसरा पॉइंट है, ई स्पोर्ट्स उद्योग ने यह सुनिश्चित किया है कि ई स्पोर्ट्स एक प्रतिस्पर्धी खेल है, जहां ई स्पोर्ट्स एथलीट आभासी इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में वीडियो गेम की कुछ शैलियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखनी है। तो इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट जो लगाई गई है, गुजरात में लगाई गई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए एक लैब में मादा जानवर के अंडे और एक नर जानवर के स्पर्म को मिलाकर एग प्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरीके की तकनीक होती है आईवीएफ की। इससे अच्छी नस्लों की गायों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलती है। जानवरों का एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। यह गुजरात के अमरोली में लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री जो है पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार टाइप का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? विंटेज वाहन क्या होते हैं? 50 वर्ष से अधिक पुराने वाहन जो भी होते हैं उन्हें विंटेज वाहनों की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे तो एक वाहन की उम्र कितनी होती है? 15-20 साल, इतने में ही वो बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है। लेकिन जो अच्छी कंपनियों के जो वाहन होते हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं, उनके वो 50 वर्ष से अधिक भी सुनिश्चित किया जा सकता है, उनको बार बार पंजीकरण किया जा सकता है और बड़े अच्छे तरीके से लोगों का शौक होता है उनको सहेजने का। तो इसी तरीके से विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विंटेज वाहनों की भी कीमत बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया? तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति, इसका नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षरधाम विशेष तौर पर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध होती एक संस्था है। दिल्ली में भी अक्षरधाम का मंदिर है, इसके अलावा गुजरात में भी है, अभी दुबई अबू धाबी में भी अक्षरधाम वालों संस्था ने मंदिर डेवलप किया है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा रिसर्च के बाद ये सभी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, आपके आगामी एग्जाम में आने की इनकी पूरी पूरी संभावना है। जैसे ये ध्यान रखना है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति अब अक्षरधाम एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है शिवा चौहान जो कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। इस तरीके से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल में स्थित है। चीन के द्वारा ये डेवलप किया गया पूरा का पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इससे पहले जो नेपाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और ये पोखरा और त्रिभुवन दोनों ही नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित हैं। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाया गया था 1954 में बनाया गया था। उस टाइम के यहाँ के महेंद्र प्रताप सिंह राजा थे, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। लेकिन ये पोखरा चीन के द्वारा डेवलप किया गया। पूछा भी जाता है कि ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? नेपाल में है। किस देश के द्वारा ये डेवलप किया गया? तो चीन के द्वारा। बहुत से स्टूडेंट्स गलती ये कर देते हैं, उनको लगता है कि ये पूछा गया है तो भारत ही होगा इसका राइट आंसर। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को यहां पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी शायद आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल को जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये प्रश्न था। तो गंगा विलास को जो लॉन्च किया गया, आपको मालूम है वाराणसी से लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया और ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक चलेगा। इस तरीके से ये चलता फिरता एक 5 स्टार होटल की तरह एक जहाज है जो कि वाराणसी से शुरू होगा और असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। काफी फेमस हुआ था ये क्वेश्चन उस टाइम भी और अभी भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? वॉल ऑफ पीस म्यूरल ये बनी है केरल में। ये एक दीवार है, एक विद्यालय की दीवार को एक तरीके से डेवलप किया गया। विद्यालय यानी कि विद्यालय के परिसर की दीवार जो कि 700 फुट लंबी दीवार है, इस पर इस तरीके की आकृतियां उकेरी गई हैं, इस पर इस तरीके से डिजाइन्स बनाई गई हैं जिसमें पीस शब्द को विशेष तौर पर उकेरा गया है और हाईलाइट किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पीस ऑफ मतलब वॉल ऑफ पीस म्यूरल में किस शब्द को विशेष तौर पर हाईलाइट किया गया? तो ये पीस शब्द को हाईलाइट किया गया है। इस तरीके से ये डिजाइन है पूरा का पूरा। इसमें भी हमने ऐड किया है, एक बार इसको देख लेते हैं। वॉल ऑफ पीस म्यूरल केरल के चेरापुल्लुश्री में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेश के नायर के एक सार्वजनिक कला परियोजना है। मतलब सुरेश के नायर जो कि बनारस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा ये पूरी की पूरी दीवार डिजाइन की गई है, इनके ही संरक्षण में। यह 700 फीट लंबी दीवार है। यह आधुनिक भित्तिकला का एक बेहतरीन नमूना है। गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि केरल में है, यहां पर यह दीवार पूरी की पूरी इसी विद्यालय के परिसर की दीवार है, 700 फीट लंबी, इसमें ये डिजाइन की गई है। भित्ति चित्र क्या होते हैं? भित्ति चित्रों की एक समृद्ध परंपरा केरल के प्राचीन मंदिरों और महलों में देखने को विशेष तौर पर मिलती है। ये ज्यादातर 9वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की है। तो कभी पूछ लिया जाए भित्ति चित्रों की विशेष तौर पर कहां पर देखने को मिलते हैं, तो ये केरल में के मंदिरों में महलों में देखने को मिलते हैं और इनका समयकाल 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी? तो भारत देश ने अपने महिला शांति सैनिकों की पलटन यूएनओ मिशन के लिए भेजी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां विश्व का पहला ताड़ के पत्रों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया?
ताड़ के पत्र यानी कि पत्तों पर, ये पांडुलिपि कहलाती हैं, जो कि पत्रों पर कुछ भी इतिहास से संबंधित जानकारी अगर है तो ये भी केरल में खोला गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहां पर ये ऐड है हमारी इंफॉर्मेशन, इस तरीके का ये संग्रहालय है, ये काफी अच्छा संग्रहालय है। ये दुनिया का पहला ताड़ के पत्रों का पांडुलिपि संग्रहालय है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। यह राज्य सरकार के तहत केंद्रीय अभिलेखागार के रूप में काम करता है। इस संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों की खान है। ये दस्तावेज ताड़ के साफ और स्पष्ट पत्रों पर लिखे गए हैं। संग्रहालय में बांस की खपच्चियां और तांबे की प्लेटें भी हैं इस संग्रहालय में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहां पर विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यह संग्रहालय खोला गया है। इजरायल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के प्रश्न अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मालूम है इजरायल और फिलिस्तीन के मध्य जब युद्ध हो रहा था तो भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को वहां से लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। ये कुछ ऑपरेशन हैं जो विशेष समय पर विशेष टाइम पर चलाए गए थे भारत सरकार के द्वारा। इनको भी जान लेते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। जैसे कि ऑपरेशन गंगा है, ये यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत है, ये कोविड-19 के समय चलाया गया था। कोविड-19 के समय दो ऑपरेशन चलाए गए थे। एक ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु में विशेष ध्यान रखना है कि यह भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। दोनों ही ऑपरेशन, ये ऑपरेशन वंदे भारत और ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के दौरान विभिन्न देशों में जो भारतीय थे उनको भारत वापस लाने के लिए चलाए गए थे। लेकिन ऑपरेशन समुद्र सेतु स्पेशल भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था, 2020 में ही चलाए गए थे। ऑपरेशन देवी शक्ति ये 2021 में चलाया गया था अफगानिस्तान से सैकड़ों भारतीयों को लाने के लिए, जब वहां पर तालिबान ने अपना शासन बना लिया था। ऑपरेशन मैत्री, यह अभियान नेपाल में जब भूकंप आया था 2015 में, उस समय भारतीयों को लाने के लिए था। ऑपरेशन कावेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में यह चलाया गया है। यह अभियान सूडान में गृह युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय तो आपको बता ही दिया, इजरायल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जौहर कप का आयोजन किस देश में किया जाता है? सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि सुल्तान जौहर कप ये संबंधित किस खेल से है? तो सुल्तान जौहर कप आपका जो संबंधित है ये हॉकी से संबंधित खेल है। तो ये जो है वो मलेशिया का है, आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके का कप इसमें प्रदान किया जाता है। सुल्तान जौहर कप का आयोजन मलेशिया के द्वारा किया जाता है, हॉकी खेल से संबंधित है ये, और इस तरीके का कप इसमें दिया जाता है। ये भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको ध्यान रखना है हॉकी से है, और मलेशिया विशेष तौर पर इसका आयोजन करता है। वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय में भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम शामिल किया गया है, जो कि है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि भारत में विशेष तौर पर महारत्न श्रेणी में आता है। एक सरकारी उपक्रम है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है ये एनटीपीसी। इसका काम है पूरे भारत देश में बिजली को बनाना, उसको किस तरीके से डिवाइड करना है, क्या करना है, इस तरीके का ये है। ये ऐड किया गया है, ये क्वेश्चन हमने विशेष तौर पर इसलिए भी रखा है क्योंकि ये पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में इस तरीके का लेख छपाता है। ये विशेष तौर पर पीआईबी में जो लेख छपते हैं उनसे अक्सर कर बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? तो ये है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और इस श्रेणी में जो 700 कंपनियां शामिल थी, इसमें एनटीपीसी 261 में स्थान पर रहा था। अक्टूबर 2023 की ये न्यूज थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी नेक्स्ट एग्जाम और फैक्ट स्टडी पर, उसमें आप थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरी पीडीएफ को एक बार ध्यान से पढ़िएगा जरूर। अपनी हैबिट डालिएगा इस तरीके के अच्छे अच्छे पीडीएफ को पढ़ने का। बहुत अच्छे मेहनत के बाद ये पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको संडे को ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप इसको जरूर एक बार पढ़िएगा। आपका कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही ले जाएंगे, लेकिन इससे जो लिंक्ड क्वेश्चन बनेंगे उनको भी आसानी से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा लिमिटेड किस प्रकार का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है? तो ये रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा एक नवरत्न उपक्रम है, आता है।
3 श्रेणियों में बटे हुए हैं भारत की सरकार के जो भी मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, वो मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न में। इसका अपना अपना एक कैटेगरी है। तो जैसे कि इसमें हमने ऐड किया है नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का वर्गीकरण है। इनका अपना अपना रहता है कि कौन सी कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो उसको उस हिसाब से नवरत्न में रखा जाएगा, महारत्न में रखा जाएगा या मिनी रत्न में रखा जाएगा। 1997 में नवरत्न योजना की शुरुआत की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है कि नवरत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1997 में। वहीं मिनी रत्न और महारत्न योजना की शुरुआत 2010 में आई थी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। इन तीनों श्रेणियों में कंपनियों को कई कारकों के आधार पर बांटा जाता है। इसमें कंपनी की सालाना प्रॉफिट, नेटवर्थ जैसी चीजें शामिल हैं। सरकार से ये टैग मिल जाने के बाद इन कंपनियों को कई तरीके की छूटें भी मिल जाती हैं। नवरत्न का दर्जा संगठन को ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता देता है। इससे उसे राष्ट्रीय सरकार से मंजूरी लिए बिना 1000 करोड़ तक की निवेश की अनुमति मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। इस तरीके का ये हाउस डेवलप किया गया है। बताया जाता है ये काफी किफायती हाउस होता है और बहुत कम समय में तैयार कर लिया जाता है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बना? तो वो बंगलुरु में बना है। इस तरीके के ये 2 प्रश्न हैं आपसे पूछे जाने हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये हाउस होते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आजकल एग्जाम में बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोर्टस नामक टेक्टोनिक प्लेट किस महासागर में खोजी गई? तो ये सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में पोर्टस नामक टेक्टोनिक प्लेट खोजी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही? तो ग्लोबल हंगर 2023 में भारत की रैंक 111 रही। ये नवंबर दिसंबर में इंडेक्स आया था। इसी तरीके से 2024 का ये तो 2024 के नवंबर दिसंबर में आएगा। लेकिन अभी हाल ही में एक नया इंडेक्स आया था, विश्व खुशहाली इंडेक्स यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। उसमें भारत की स्थिति 126 थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृति विद्वान डॉक्टर दहिया भाई करुणा शंकर शास्त्री का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। और बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरीके के प्रश्न सही कर पाए। तो ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं डॉक्टर दहिया भाई करुणा शंकर शास्त्री। इनको पद्मश्री 2016 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की? तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने की मांग की गई थी। गंगा सागर मेला क्या है? ये भारत के कुंभ मेले के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मेला है, जो कि मकर संक्रांति वाले टाइम पीरियड में लगाया जाता है। और गंगा सागर अपने आप में गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम को गंगा सागर कहा जाता है। तो यहीं पर यह मेला लगता है। यहीं पर एक कपिल मुनि जी का भी आश्रम है। तो भक्तगण जो भी हैं वो गंगा सागर में स्नान करने के बाद कपिल मुनि जी के आश्रम में जरूर जाते हैं। इस मेले से जुड़ी हुई एक कहानी और मुझे ध्यान आ रही है, जैसे कि जो राजा भागीरथी थे, कहा जाता है कि वही गंगा नदी को बहुत तपस्या करने के बाद पृथ्वी पर लाए थे। तो उस उपलक्ष्य में भी ये मेला लगता है। इस तरीके से ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी को किया गया। ये भारत में वर्तमान में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत ही सराहनीय फैसले दिए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे इन्होंने जो है नए नए जस्टिस के तौर पर एक अपना जो भी एक इतिहास इनका याद रखा जाएगा। जैसे कि अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे इन्होंने फैसला दिया। इसके अलावा और भी तमाम चीजों पर इन्होंने जो फैसले दिए वो बहुत ही सराहनीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो यह आपको नाम ध्यान रखना है, मनप्रीत मोनिका सिंह। इन्होंने जो शपथ ली है वो अमेरिका में ली है। इस तरीके से पहली महिला सिख न्यायाधीश किस देश की बनी है? ये अमेरिका की मनप्रीत मोनिका सिंह। ये जो आपको इमेज में दिख रही है यही है मनप्रीत मोनिका सिंह। किस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ग्लोबल सिटी अभियान क्या है? तो ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत राज्य के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के द्वारा की गई। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए साथ साथ उचित कचरा निपटान भी करना है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा ग्लोबल सिटी अभियान का उद्देश्य क्या है।
इसमें शहरी सुविधाओं में सुधार करना, वायु गुणवत्ता में अच्छा लाना, स्वच्छता का ध्यान रखना, सौंदर्यीकरण करना, कचरे का उचित निवारण करना, ये उद्देश्य है या इसलिए ये ग्लोबल सिटी अभियान चलाया गया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी के एग्जाम के लिए तो विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 600 किलोमीटर रेंज वाली एशिया की पहली सेमी स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने ट्रेन है ये, तो ये चीन के द्वारा लॉन्च की गई है। देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिला रहा है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने ब्रेकिंग अ वायरस, ब्रेकिंग नहीं, यहां पर ब्रेविंग होगा, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में, मनसुख मांडविया, इनके द्वारा ये ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक लिखी गई है आशीष चंदूरकर और सूरज सुधीर के द्वारा। इस पुस्तक में वर्णन है किस तरीके से कोविड के समय में भारत सरकार के द्वारा टीकाकरण किया गया या वैक्सीनेशन किया गया, यानी कि ये अपने आप में सरकार की सराहना ही करती है पुस्तक। तो इसका क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। पुस्तक लिखी गई है आशीष और चंद्रूकर और सूरज सुधीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो भारत की पहली महिला अधिकारी जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात की गई, इनका नाम है सुरभि जखमूला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बीआरओ क्या है? बीआरओ भारत के सीमावर्ती इलाकों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क, पुलों का निर्माण तैयार करता है और उसका रखरखाव भी रखता है। यह भारतीय सेना के साथ मिलकर सड़कों का निर्माण करता है। इसके लिए भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स और मिलिट्री पुलिस के जवान और अधिकारी पूरी तरीके से काम करते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फ्लैग है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, और न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, इतनी जानकारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी कि अब से हर वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाया करेगा 16 जनवरी को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लेटेस्ट में नए दिवस मनाना शुरू हुए हैं। तो जैसे कि यहां पर ऐड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना और बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 की थीम है स्टार्टअप अनलॉकिंग अनफिनिट पोटेंशियल। तो ये आपको थीम ध्यान रखनी है। ये देखिएगा 16 जनवरी को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोल्लम केरल राज्य से का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो सैन्य अभ्यास वरुण जो है भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सैन्य अभ्यास के 3 प्रकार हैं, एक घरेलू अभ्यास, एक द्विपक्षीय अभ्यास और एक बहुपक्षीय अभ्यास। घरेलू अभ्यास में भारत सरकार की यानी कि भारत देश के ही अंतर्गत ये अभ्यास किए जाते हैं। द्विपक्षीय अभ्यास में भारत और एक दूसरा देश शामिल होता है जिनके अभ्यास होते हैं, यानी कि 2 देशों की सेनाएं होती हैं। बहुपक्षीय अभ्यास में कई देशों की सेनाएं होती हैं, उसके माध्यम से ये अभ्यास होते हैं। भारतीय सेना के कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास जिस तरीके से संप्रति अभ्यास है, ये सैन्य अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैत्री व्यायाम संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता है।
वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहां लॉन्च हुआ है? तो यह है भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल जो कि त्रिपुरा राज्य में लॉन्च हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे स्प्रेड कहा जाता है के तहत स्थापित किया गया है। स्प्रेड क्या है? यह एक स्वायत्त निकाय है जो त्रिपुरा सरकार द्वारा आंशिक रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। तो यह आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रसद जलमार्ग और संचार स्कूल त्रिपुरा में लॉन्च हुआ। IMD यानी कि आपका मौसम विभाग ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि IMD द्वारा देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की जो घोषणा की गई है वो की गई है आपकी 2025 तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। IMD की स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1875 में ही अंग्रेजों के समय में ये स्थापना हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। IMD ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की? तो वर्ष 2025 तक। निम्नलिखित में से किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक विकास करने की घोषणा की? तो हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक विकास की। अभी क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 600 किलोमीटर सीमा की, तो वो चीन के द्वारा विकसित की गई। ये जो हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों को विकास करने की घोषणा की गई है वो अडानी समूह के द्वारा की गई है। इसके अलावा रिलायंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा भी इस तरीके के ट्रक संचालित करने की घोषणा की गई, लेकिन ऑप्शन में यहां पर अडानी है तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। RIL होता रिलायंस इंडिया लिमिटेड तो वो भी सही हो जाता। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन है? अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला है जनानी रामचंद्रन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं यही है जनानी रामचंद्रन, जो भारतीय अमेरिकी वकील हैं। जनानी रामचंद्रन कैलिफोर्निया राज्य के ऑकलैंड सिटी काउंसिल की मेंबर बनी है। वह ऑकलैंड सिटी काउंसिल की डिस्ट्रिक्ट 4 से चुनी जाने वाली सबसे कम उम्र की पहली समलैंगिक महिला है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये निम्नलिखित में से डॉक्टर प्रभा अन्ने हैं जिनको पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डॉक्टर प्रभा अन्ने जी का जनवरी, मुझे ध्यान है 13 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया था और उससे पहले इनको सबसे लेटेस्ट पुरस्कार यही प्रदान किया गया था, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार। ये जो आपको इमेज में दिख रही है यही है डॉक्टर प्रभा अन्य, इनका जनवरी 2024 में निधन हो गया था। ये शास्त्रीय लोक गायिका है और ये किराना घराना से संबंधित है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि डॉक्टर प्रभा अन्य का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराने से संबंधित है, लोक गायिका है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना कहां पर स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा पूछ लिया जाए भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना, तो वो तेलंगाना में। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा देश भविष्य के मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? तो ये अमेरिका करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहेगा आगामी एग्जाम्स में, ध्यान रखना है। भारत की पहली इलेक्ट्रोजन कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो भारत की पहली जो इलेक्ट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन थी इसका नाम इनकोवेक था। बहुत से स्टूडेंट्स को ध्यान होगा लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इसको भूल गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको आगामी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। भारत की पहली इंट्रानेजल, इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा था मैं, इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है इनकोवेक, ध्यान रखना है। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? तो समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश से संबंधित है,
ध्यान रखना है, यूपी के एग्जाम के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ, इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया? तो बांग्लादेश में जो पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना शुरू की गई, ये शुरू की गई है चीन के सहयोग से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है आपको, पोखरा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट नेपाल में डेवलप किया वो भी चीन ने डेवलप किया, और ये बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना ये भी चीन के सहयोग से डेवलप हुई है। किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये बिहार के मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और मधुबनी जो पेंटिंग है वो भी बिहार की है, उनको भी ध्यान रखें। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं। किसके द्वारा प्रोजेक्ट क्विपर को शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट क्विपर को अमेजन के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अडानी ग्रुप द्वारा किस देश के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया? तो हाइफा बंदरगाह इजराइल का है, इसको अडानी ग्रुप के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल का संबंध किस राज्य से है? तो ये काफी अच्छा पहल है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल का संबंध सिक्किम राज्य से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहल किस तरीके की है? तो मेरो रुख मेरो संतति पहल एक वृक्ष लगाने से संबंधित है। कोई भी नवजात शिशु यहां पर पैदा होता है तो उसके याद में, उसको खुशी मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये पहल शुरू की गई है, और बताया गया है सिक्किम सरकार के द्वारा कि 100 पेड़ आप लगाइए कम से कम। सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में पेड़ लगाकर माता पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए संकल्पित एक अनोखी हरित पहल है। इसका लक्ष्य सिक्किम में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाना है। बहुत अच्छी और सुंदर पहल है। मेरो रुख मेरो संतति पहल सिक्किम राज्य से संबंधित है। प्रेम सिंह तमांग वहां के सीएम हैं, उनके द्वारा यह शुरू की गई है। 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। इस तरीके का ये कप है 2027 के लिए फुटबॉल एशिया कप, इसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। यायो त्सो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यायो त्सो लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है, और लद्दाख अभी पिछले दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ के जो सोनम वांगचुक हैं वो अभी काफी हड़ताल पे रहे। एक तरीके से भूख हड़ताल की उन्होंने, और एक तरीके से धरना प्रदर्शन भी किया उन्होंने लद्दाख के लिए, कि लद्दाख में किस तरीके से वहां की जमीन को चीन के द्वारा कब्जा लिया गया है, लेकिन भारत सरकार या मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। और भी उन्होंने पर्यावरण से रिलेटेड भी कई धरने किए हैं। बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, सोनम वांगचुक को जरूर सुनिएगा। बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। यूट्यूब पे आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, शानदार व्यक्ति हैं। तो यायो त्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? लद्दाख का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन जो आपने लिए हम लेकर आए पिछले कुछ 2023 से या 2024 से सम्मिलित रूप से जीके प्लस करंट अफेयर्स के। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है कि किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।